देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बड़ी खबर सामने आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और इसी के साथ मायावती ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले कई दिनों से वो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और 51 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से काफी बीमार भी चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और ट्वीट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सदगति एवं उनके शोकाकुल परिजनों एवं समर्थकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। तो वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात निधन होने की जो खबर है अति दुखद है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधार में उनका खास योगदान रहा है। वो नेक इंसान थे। उनके परिवार व सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस दौरान उनके लिए दो टूक शब्द लिखते नजर आए। ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो इस तरह से राजनीतिक गलियारे में तमाम दिग्गज नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसी के साथ उनके लिए एक्स पर पोस्ट के माध्यम से ट्वीट किया है और साथ ही साथ उनके निधन को लेकर जो दुख और जो अपूर्णीय क्षति भारतीय राजनीति में हुई है उसके प्रति भी अपनी भावनाएं प्रकट की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक के नाम शामिल हैं जिन्होंने उनके लिए ट्वीट किया है। तो वहीं कई जगहों पर, केरल की अगर बात की जाए तो वहां पर राजकीय अवकाश भी घोषित कर दिया गया है 7 दिनों के लिए। तो रुक करें अगली खबर का। अगली खबर यूपी से और यूपी के पीलीभीत से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां मुठभेड़ के तार लखीमपुर से जुड़ते नजर आ रही हैं। दरअसल पीलीभीत में हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जांच में जुटा था और अब इसके तार जो है कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है अन्य क्षेत्रों से जुड़ने की। पुलिस मुठभेड़ में दरअसल एक आतंकवादी मारा गया था जिसका नाम गुरविंदर बताया जा रहा है। तो वहीं गुरविंदर की आपराधिक गतिविधियों की जांच अभी भी जारी है। गुरविंदर की बुआ बोली गलत संगत में था, गलती की तो सजा मिलेगी। परमजीत कौर एनआई टीम ने उनसे बातचीत भी की है और उस बातचीत के दौरान उन्होंने ये शब्द कही है। 30 मिनट तक उनसे तकरीबन पूछताछ चली है। तो वही पुलिस आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पीलीभीत में जो हत्याकांड हुआ है, यहाँ पर जिस तरह से एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है जो कि आतंकवादी बताया जा रहा है, उसके कनेक्शन लखीमपुर खीरी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और एनआईए की सक्रियता उस समय और बढ़ गई जब पीलीभीत में मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक गुरविंदर सिंह की लखीमपुर खीरी में रहने वाली बुआ परमजीत कौर से पूछताछ की गई। परमजीत कौर ने कहा कि उनका भतीजा गलत संगत में पड़ गया था। साथ ही उन्होंने कहा अगर उसने गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। गुरविंदर पिछले 1.5 साल से हमारे घर तक नहीं आया था। इस बयान के बाद अब एनआईए की टीम ने देर रात परमजीत कौर के घर पहुंचकर करीब 30 मिनट तक पूछताछ की और टीम ने परिवार के सदस्यों से गुरविंदर के संपर्क, गतिविधियों और संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी भी जुटाई। गुरविंदर सिंह जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था उस पर आतंकवादी होने का आरोप है और कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप थे। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और सतर्कता दोनों ही बढ़ गई है। पुलिस और एनआईए की टीमें मामले की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है।
तो वहीं अगली खबर सामने आ रही है आगरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गए। बदमाशों से 3 अवैध तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की गई है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के मूलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। घटना तब हुई है जब पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास कर रही थी। पुलिस को रोकते देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, तो वह पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को घायल अवस्था में पकड़ लिया है। फिलहाल गिरफ्तार बदमाशों पर हाल ही में फाइनेंस कर्मियों के साथ हुई छीना-झपटी की घटना में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना तो यह भी है कि बदमाश इलाके में काफी एक्टिव गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं और कई लूट और अपराधों में वांछित भी थे। चार बदमाशों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भेज दिया गया है और अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। इलाज के बाद उनसे पूछताछ फिर से की जाएगी। तो वहीं अगली खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ मेला लगने वाला है और इस दौरान यहाँ संतों के होर्डिंग्स भी भारी मात्रा में लगाए जा रहे हैं। अलग अलग संदेश देते हैं इन होर्डिंग्स में से कई ऐसे हैं जो अपने खास कंटेंट, खास स्लोगन की वजह से चर्चाओं में शुमार हैं। रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से मेला क्षेत्र में लगाई गई होर्डिंग्स ऐसी ही है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल महाकुंभ मेला क्षेत्र में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तस्वीर के साथ डरेंगे तो मरेंगे वाक्य लिखे गए हैं और ये होर्डिंग्स अनेक स्थानों पर लगाए गए हैं। ये होर्डिंग्स मेला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे होर्डिंग से किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती नजर आती हैं। महाकुंभ को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। अगर हम बात करें तो 13 तारीख से लेकर के महाकुंभ लगने जा रहा है। इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से कहीं न कहीं इस तैयारी को लेकर के इस आयोजन को भव्य बनाने में जुटी हुई है। सरकार के तमाम से मंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाकर के निमंत्रण भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात करें तो आज हम जनता के बीच में जानेंगे कि इस कुंभ को लेकर के किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगने जा रहा है और इसको लेकर के किस तरह से लोगों में उत्साह है और किस तरह से तैयारियां भी की जा रही है वहां पहुंचने को लेकर के। देखिए, जिस तरह से 12 वर्षों के बाद ये कुंभ आता है, सत्य सनातनी जो होते हैं इस कुंभ को काफी अच्छा मानते हैं और कहीं ना कहीं धर्म की आस्था की डुबकी लगाते हैं जाकर प्रयागराज में। तो ऐसे में साफ तौर से ये भी है देखने को मिल रहा है कि इस बार की जो तैयारी है महाकुंभ की सबसे अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं इस बार काफी दिलचस्पी दिखा रही है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा कुंभ को काफी भव्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और वहां पर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही हैं। साफ तौर से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जो आस्था की डुबकी लगाने वाले लोग वहां पर जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए, इस दृष्टिकोण से सारी तैयारियां की जा रही हैं। कितना लोग वहां पहुंचेंगे? अगर हम लखनऊ की बात करें या आसपास के लोगों की बात करें तो यहाँ से भी लोग वहां पहुंचेंगे। कितने लोगों को देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से लोग आते हैं और जिस तरह की तैयारी है, जो माना जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोगों की भीड़ इस बार कुंभ में होगी। तो अगर 40 करोड़ ना भी हुई तो 30 करोड़ से कम की भीड़ नहीं होगी और उसी प्रकार से तैयारी भी की जा रही है। लगभग 1 वर्षों से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरह से वहां कैंप बना के पूरी तैयारियां कर रहा है। उसको भव्य बनाने को लेकर जो भी वहां पे काम है वो सारे किए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमें लगी हुई है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये माना भी जा रहा है कि जितने लोग वहां आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि इस बार जो विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिहाज से काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को अभी से ही मिल रही है। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कर्नाटक के चुनाव में, उसके बाद में एक अब की बार की बात करें तो जगत गुरु हैं
नरेंद्राचार्य जी ने, उन्होंने एक अपना पोस्टर वहां लगाने का काम किया गया है, डरेंगे तो मरेंगे। किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पहले से ही हमारे धर्मगुरु होते थे, बाबा होते थे, उनके द्वारा आस्था में विश्वास रखने के लिए पहले से ही मंत्र दिया जाता था। और बात रही नरेंद्राचार्य जी की, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि डरेंगे तो मरेंगे। हर व्यक्ति को अपने आस्था के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए और अपने आस्था में ही उसको विश्वास रखना चाहिए। तो उनका साफ तौर पे जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि डरोगे तो मरोगे। यानी आप जिस तरह से जो धमकियां मिल रही हैं कि इस बार कुंभ में आतंकी धमकियां हैं, इनको सबको इग्नोर करके आप यहाँ पर आइए, आस्था की डुबकी लगाइए। क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि बिना ईश्वर की कृपा के पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर जिसकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो बिना उसकी कृपा के कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह की बातें जो हमारे नरेंद्राचार्य जी के द्वारा कही गई हैं वो बिल्कुल सही कही गई हैं कि यहाँ पर लोग आए, आस्था की डुबकी लगाएं और इस महाकुंभ में भागीदारी अपनी पूर्ण करें। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं इसका अलग मायने निकाल रहे हैं। देखिए, राजनीतिकरण तो हर चीज का होता है। राजनीति करना राजनीतिज्ञों का काम है। पार्टियों के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत में हिंदुओं का सत्य सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है, ये बिल्कुल साफ तौर से इस महाकुंभ में देखने को मिलेगा। क्योंकि कुंभ में बिल्कुल साफ तौर से जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल की जा रही। इससे पहले भी जो कुंभ आए हैं उनको, उनकी तुलना अगर की जाएगी तो कहीं ना कहीं उससे बहुत अच्छी इस बार तैयारी चल रही है। बिल्कुल, कुंभ में और भी भव्य बनाने का जो काम है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं महाकुंभ को लेकर कितना उत्साहित है, किस तरह से देखते हैं इस महाकुंभ को? देखो, महाकुंभ को लेकर के बहुत बड़ा उत्साह जो है भारत ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में भी है, जहां भी हमारे देश के भारतीय रह रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा मेला है, जो 1 महीने 45 दिन का मेला होता है। और प्रयागराज की नगरी में ये बहुत ही दिव्य और भव्य नव्य तरीके से अब की बार ये समझ लीजिए कि कई वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद जो है भाजपा सरकार में, योगी सरकार में ये इतनी दिव्य व्यवस्थाएं वहां बनाई गई हैं कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता है। सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ये जो है आस्था का बहुत बड़ा एक सैलाब वहां पर उभरा। और लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। महाकुंभ को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। महाकुंभ भव्य बनाने के लिए सरकार भी लगी हुई है। कितना उत्साहित है आप? जिस तरह से महाकुंभ 12 सालों बाद आया है, हिंदू धर्म में बड़ा उत्साह है। और वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, बहुत चौका-चौबंद है एकदम। और हमारे हिसाब से तो 41 देशों से वहां लोग आएंगे और भव्य दर्शन करेंगे, गंगा माई का स्नान करेंगे। और इतना बड़ा धार्मिक स्थल अभी तक बना भी नहीं कहीं पे, और करोड़ों भक्तों की आने की संभावना है। एक वहां पर पोस्टर लगता है, डरेंगे तो मरेंगे। किस तरह से देखते हैं? नरेंद्राचार्य जी ने लगवाया। देखिए, इस समय देश में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और हिंदुत्व एकदम जाग चुका है और हर तरफ जय श्री राम का बोलबाला है। आचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, उनका एक बयान, एक बोर्ड लग गया है वहां कुंभ में, डरेंगे तो मरेंगे। इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, इसको किसी तरह से अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, ये सनातन देश है, भारत देश, और यहाँ पर ये जो कटेंगे बटेंगे, ये तमाम प्रकार की जो बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से की जा रही है कि हमारा भारत, हमारे भारत में रहने वाले सभी देशवासी सुरक्षित रहे। तो अगर वो डरेंगे तो मरेंगे। ये वैसे जनरली भी देख लिया जाए कि अगर आदमी डरता है तो उसके साथ समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो इसमें किसी को किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। सरकार, कानून सबके साथ खड़ा हुआ है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे, कटेंगे तो मरेंगे, बहुत सही कह रहे हैं। ये देश को, देशवासियों को एकत्र करने का और देशवासियों के अंदर जो है एक जज्बा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति फैलाने का काम किया जा रहा है। इससे लोग मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा। बाहरी अराजक तत्वों से आप समझ लीजिए जो बाहरी अराजक तत्व है, जैसे आतंकवादी हुआ और भी तमाम प्रकार की अराजकता फैल रही है, इनसे बचने के लिए ये सारे बयान किए जा रहे हैं। तो अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और जो है सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, यही लोगों का कहना है।
तो चलिए बात करेंगे अगली खबर की, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे खबरों के इस सिलसिले को। तब तक ले बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 100। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फलें महाकुंभ चलें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। और ऐसे निधन में जहां हर तरफ उनके निधन को लेकर शोक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, तो कई जो नेता हैं वो उनके आवास पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने विनम्र आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे में पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम जो नेता हैं वो एक्स पर पोस्ट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से पोस्ट कर उनको श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं, उनके किए गए कार्य की सराहना करते नजर आ रहे हैं और उनका इस तरह से जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति भी बता रही हैं। इस बीच न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं इसी के अलावा तमाम मान्य नेता भी जो हैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर तमाम नेताओं का तांता लगता यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल अब तक की अगर अपडेट्स की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर की जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट मौसम को लेकर, दरअसल मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और बढ़ने लगी है सर्दी। सुबह से लगातार हो रही है बारिश और बारिश के कारण ठंड बढ़ने के आसार। लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर का AQI लेवल जो है, अब माना जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर का AQI लेवल सुधरेगा। इस बारिश से ठंडी हवाओं के साथ मौसम भी सुहावना होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ देखा जा रहा था कि पिछले कई दिनों से AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गंभीर श्रेणी में जाता नजर आ रहा था, खराब श्रेणी में बना हुआ था। तो वहीं अब ऐसे आसार व्यक्त किए जा रहे हैं कि इस बारिश से AQI में थोड़ा सुधार देखा जा सकता है। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर समेत पूरे क्षेत्र में मौसम ने यह अचानक करवट ली है। सुबह से लगातार हो रही बारिश ने जहां एक तरफ प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद की है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। और वो इसलिए क्योंकि ठंड का स्तर आगामी दिनों में अब बढ़ सकता है। बारिश के चलते गौतम बुद्ध नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर स्थिति में आ गया है। लंबे समय से प्रदूषण की मार झेल रहा गौतम बुद्ध नगर, अब वहां पर AQI जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो सुधार श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और लोगों को इस बारिश से राहत भी मिल रही है क्योंकि वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो गया है। तो वही विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से हवा में मौजूद हानिकारक कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हवा साफ हो जाती है। लेकिन बारिश के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं और बढ़ती ठंड के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। खासकर सुबह और शाम के समय ठंड के जो असर है वो ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बारिश का सिलसिला यूं ही इसी तरह जारी रहेगा और इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वैसे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर बात की जाए, कई जगहों पर देखा जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार दर्ज किया गया है, तो ऐसे में किन किन क्षेत्रों में AQI जो इंडेक्स है वो सुधार की स्थिति में जाता नजर आ रहा है? जी वैष्णव, आपको बता दें कि जिस तरह से बरसात या ठंड से पहले AQI लेवल जो है वो तकरीबन 400 से पार हो चुका था पूरे NCR, नोएडा, दिल्ली में।
दर्ज किया गया था। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है और उसके बाद जो है फोग बढ़ने के बाद बरसात, जो अभी एक दिन पहले जो बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद आज जो बरसात हुई है, उससे जो इंडेक्स AQI लेवल जो है उसमें 150 से नीचे आ गया, जो बहुत सुधार का माना जाता है। ठीक है, और मानसून विभाग ने भी कहा कि आगे जो बरसात होगी और उसके बाद जो है जो पोल्यूशन है उसका स्तर बहुत नीचे आ जाएगा और हवा में बहुत जो है स्वच्छ हवा जो है लोग ले पाएंगे। जी, आज सुबह से ही देखा जा रहा है प्रवीण, दिल्ली में बारिश हो रही है, बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो रही है तो कहीं पर बारिश हुई है। ऐसे में अनुमान व्यक्त ये भी किए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में ओले भी बरस सकती हैं। ऐसे में कितने दिनों तक इसी तरह से बारिश होने के आसार नजर आ रही हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है मौसम विभाग की ओर से? जी, आपको बता दें कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी हो रही है, उसको लेकर जब मानसून विभाग के अधिकारी जो प्रवीण कुमार है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है और जिस तरह से बरसात भी आगे लगातार होगी और आने वाले करीब 1 से 2 हफ्ते के अंदर ओले पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जी, वहीं अगर बात की जाए देखिए गौतम बुद्ध नगर की और तमाम NCR क्षेत्रों की, तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? जी, आपको बता दें जिस तरह से ठंड का प्रकोप हो गया, सबसे बड़ी बात जो है जो सुबह के टाइम जो लोग ऑफिस जाते हैं, सबसे बड़ी उनको परेशानी का झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जब लोगों से मैंने पूछा तो उनका यही कहना था कि सुबह के टाइम जो इतनी ठंड होती है कि उठना मुश्किल होता है, रजाई में से निकलना हमारा जो है बहुत मुश्किल होता है। किसी तरह मन मिला के हम रजाई से बाहर निकलते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में भी हम जो है बहुत लेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात जो है वो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके लोग हैं, जो रैन बसेरा में सो रहे हैं या बाहर रोडों पे सोते हैं, रिक्शों में अपने रिक्शा चलाते हैं, रिक्शों में सोते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। और इसके जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही है और जगह जगह अलाव चलाए जा रहे हैं, जिससे जो है गरीब आदमी आराम से चैन की जिंदगी जी सके। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं लखनऊ से रामकिशोर का, हमारे संवाददाता की ओर रुक करते हैं। रामकिशोर, देखिए बात की जाए लखनऊ की, क्योंकि दिल्ली में तो हालात जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, आज सुबह से ही बूंदाबांदी देखी जा रही है, बारिश हुई है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में किस तरह से मौसम का मिजाज अभी फिलहाल देखा जा रहा है? मौसम का हाल इस वक्त तो ठीक है, लेकिन रात के मौसम की बात करें तो उसमें गिरावट है, ठंडक बढ़ रही है, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से अलाव और जो रैन बसेरे उनकी व्यवस्था है। जी, वहीं रामकिशोर जी अगर बात की जाए, देखिए रैन बसेरों का जिक्र किया है, तो रैन बसेरों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या लोग रैन बसेरों का सहारा ले पा रहे हैं? जिस तरह से ठंड है, ठंड अभी तो उतनी खास है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ठंड है, जिसके चलते लोग जो सड़क पे रहते हैं या रिक्शा चालक रात में वो रैन बसेरे में रुक के अपने रात व्यतीत करते हैं फिलहाल। और प्रशासन की तरफ से अलावे की भी वहाँ व्यवस्था की गई है, जिससे कि ठंड से लोगों को राहत है। जी, वहीं इस बढ़ती ठंड की अगर बात की जाए तो उसका कितना प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता दिखाई दे रहा है? किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर? जैसा कि ये ओलावृष्टि, जिस तरह से 2 दिन के मौसम की बात करें, जैसे आज से कहीं कहीं पश्चिम क्षेत्र में आगरा सहित कहीं कहीं ओला और बारिश की भी संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। साथ ही यदि ओले गिरेंगे तो उससे फसल पे बहुत नुकसान हो सकता है। जी, ऐसे में फसलों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए ऐसे में क्या कोई मुआवजे को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने आ रही है, या किस तरह से फसलों को बचाया जा सकता है, इसको लेकर कोई कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? जैसा कि शासन की तरफ से कहा जाए, अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आदेश ऐसा नहीं किया गया कि किसानों को ओलावृष्टि से जो नुकसान उसे दे भरे, लेकिन प्रशासन अभी कुछ ऐसा सुनने को नहीं आया। लेकिन यदि कुछ ऐसा आएगा तो हो सकता है सरकार की तरफ से उनको इस तरह का या मुआवजे का ऐलान किया जाए। चलिए, तमाम जानकारी